नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 मई को 5 राज्य के नतीजे आ जाएंगे। 2 चरण में इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। बाकी के जो 4 राज्य हैं यानी कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम, वहां पर एक ही चरण में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होगा और 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव है। यानी कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में जो चुनाव होगा उसमें पहले चरण में यानी कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में भी चुनाव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव यानी कि मतदान की तारीख रखी गई है। और सभी राज्यों के यानी कि 5 के 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो 4 मई को आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 17 करोड़ 40 लाख मतदाता इस बार इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, या फिर आपको बता दें कि जहां 5 राज्यों में चुनाव है, सबसे ज्यादा इस बार पश्चिम बंगाल में फिर से लोगों की नजर टिकी हुई है। वो इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी यानी कि दीदी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी। एक बड़ा इतिहास इस बार रच जाएगा अगर फिर से टीएमसी जीत जाती है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाती है, तो लगातार महिला मुख्यमंत्री 4 बार लगातार होने का जो रिकॉर्ड है वो ममता बनर्जी के नाम हो जाएगा। हमारी सहयोगी पूजा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई है, पश्चिम बंगाल से। पूजा, तारीखों का ऐलान हो गया है। पिछली बार 8 चरण में, इस बार 2 चरण में, यानी कि कुल मिलाकर तैयारी इस बार चुनाव आयोग की ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं ये अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि पिछले चुनाव जो 2021 में हुए थे, विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में, जहां 8 चरण में मतदान हुआ था, वो इस बार शायद ना हो। बात यही हो रही थी 2 से या 3 चरणों में जो है वोटिंग हो सकती है पश्चिम बंगाल में, और कुछ ऐसा ही चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है। 2 चरण में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के दौरान मतदान होना है। 23 तारीख और 29 तारीख को जो है अप्रैल के महीने में मतदान होगा, और साथ ही वोटों की जो गिनती है वो 4 मई को होगी। यानी कि साफ हो गया है कि चाहे डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, क्योंकि सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और भी ज्यादा करनी होगी क्योंकि ये 2 चरण में मतदान होना है। और जैसा कि सवाल भी उनसे पूछे जा रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त से कि जिस तरह से हिंसा होती रही है पश्चिम बंगाल में जो चुनावों के दौरान, फिर चाहे प्री पोल वायलेंस हो या फिर चुनाव के दिन हो या फिर पोस्ट पोल वायलेंस हो, तो इसको देखते हुए ऑलरेडी जो है यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है, और आने वाले दिनों में इस तैनाती को और डिप्लॉयमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पे चुनाव आयोग ने कहा है कि फ्री, फेयर और वायलेंस फ्री यानी कि बिना किसी हिंसा के जो है चुनाव कराए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। तो इसी पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जो है इस बार के चुनाव होंगे, और वो भी 2 चरण में। ठीक है पूजा, लौटकर आपके पास आएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं, रोहित सिंह, संयोजक युवा चेतना मंच से। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, 2 चरण में चुनाव पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले 3 राज्यों के चुनाव जो है वो निपट जाएंगे, असम, केरल और पुडुचेरी। देखिए विद्यानाथ झा जी, कहना कि मैं समझता हूं चुनाव आयुक्त और सरकार की साठगांठ चल रही है। कल अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी ट्रक भरकर हजारों करोड़ रुपया बांटने गए हुए थे असम और बंगाल में, और उसके रिजल्ट सामने आ गए। इतना भी सबर नहीं हुआ, भी जैसे नोट बटे, जैसा माल बटा, चुनाव डिक्लेयर हो गए। और कहना कि मैं समझता हूँ चुनाव आयोग का बहुत बड़ा फेलियर है। पहले 8 चरण में थे, अब 2 आगे, 2 भी क्यों? जब हमारे देश के मुखिया कहते हैं कि एक देश से चुनाव की बात करते हैं, तो 2 चरण समझ लो ये घपला घोटाले के खेल है। पहले चरण और उस चरण में कितना टाइम है, क्या क्या होगा, हम तो पहले से कह रहे हैं डाउटफुल है। सरकार कहना कि चुनाव को लूटेगी, चुनाव नहीं होंगे। चुनाव के साथ मिलकर बंगाल लूटा जाएगा, आज करा रही है चुनाव, तो चुनाव आयोग करा रहा है। कल जो प्रधानमंत्री, अरे भाई जो चुनाव होगा वो सरकार का ही तो पार्ट है आज के टाइम में। कौन कह रहा है वो निष्पक्ष एजेंसी है? उन्हीं का तो चेला चपाटा है। जैसे मोदी जी कहते हैं आज में हजारों करोड़ रुपया बाहर गया है, आप लोग इस बार इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? देखा हुआ
मोदी जी जहाज भर के नहीं, आप लोगों को अगर चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है चुनाव तो तो इन 5 लड़ना हमारी राज्यों में आप लोग मजबूरी है, चुनाव देश और लड़ेंगे कि नहीं लोकतंत्र लड़ेंगे? संविधान के लिए देखिए, ये चुनाव आयोग पिछले 14 साल में वोट चोरी करके चुनाव करा। आपके एसआईआर के माध्यम से बंगाल जो है ममतावती जो है मायावती बन जाएगी, ये मैं शुरू से कह रहा हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने क्या भी दिया, देखना इस बार सुपड़ा साफ है, वो ठीक कह रहे हैं, उनमें उनकी बात में दम है। मैं तो समझता हूं ये सुपड़ा साफ तो उनको पता होगा अंदर से, चुनाव आयुक्त और अमित शाह मोदी जी के 3 आदमी के बीच में है, ये सुपड़ा साफ है। और 4 मई को देख लेना, मेरी ये वीडियो जरूर चलाना, ममता जी का एसआईओ वोट चोरी के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता थे के शर्मा जी, वो भी शर्मा जी ही थे, वो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां सुपड़ा साफ है तो बीजेपी आ जाएगी और ममता बनर्जी क्या नाम है, मायावती हो जाएंगी। आप लोग पार्टी के भीतर ही कंफ्यूज हैं क्या जगदीश जी? वो जो मेरे से पहले, अरे भाई सुन तो लो, वो मेरे से पहले जो शर्मा था ना, वो बेचारा सोचता चुनाव हो रहा है, मोदी के खिलाफ सारा देश है, टीम फाइल है, घटिया घटिया वीडियो बन रही है, सरकार को तो चलता करेंगे, पर उनको सिस्टम का नहीं पता, उनको सिस्टम का नहीं पता। मोदी जी ने सिस्टम हाईजैक कर लिया है। कोई भी चुनाव, कांग्रेस ही नहीं, आपके नेताओं को सिस्टम का नहीं पता। नीतीश शिवसेना हो महाराष्ट्र में, वो भी हार रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि इस बार फिर आप लोग, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए इस बार आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर चुनाव आयोग पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, देखिए सही मायने तो चुनाव में हिस्सा मत लीजिए, बाइकआउट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, मायने में तो मेरे देश में आंदोलन कीजिए। सही मायने में मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आंदोलन करके देख लिया, क्रिमिनल मुकदमे बना के और मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं अंदर। कह रहे हैं बोलो कि राहुल गांधी का नाम लो, पुलिस वाले कह रहे हैं, जो हमारे यूथ वाले पकड़े गए बाहर आके बता रहे हैं कि पुलिस ने इतना मारा, कह रहे थे कि राहुल गांधी का नाम लो के पैसे लेके करवाया है। अरे भाई ये किस शेर हैं, डर गए क्या आप लोग? डर की बात तो राहुल गांधी ना डरा ना हम डरे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस मारती है इसलिए हम डरे हैं, चुनाव लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। ठीक है, अरे भाई राजेश, ठीक है, अब देखिए आप, ये सरकार किस घटियापन पा गई है, ये देश की जनता को पता लगना चाहिए। सर मैं कह रहा हूं चुनाव सरकार थोड़ी ना कराती है, आप लोग इस फर्क को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप लोग सरकार से लड़ते हैं, आप लोग पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इस देश में इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो अपने काम को निष्पक्ष तरीके से करने के लिए जानी जाती है। चुनाव को नकली वोटों से कैसे लूटा जा रहा है? जब उमर अब्दुल्ला ने जब जम्मू कश्मीर का चुनाव जीता तो उनसे पूछा गया कि भाई राहुल गांधी तो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव जिताती है, पोल रिगिंग होता है। उन्होंने कहा कि भाई पहली बार तो हमारा यहाँ चुनाव जो है इतना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुआ है, और हुआ है तभी हम जीत करके आए हैं, और इतना निष्पक्ष और इतना शांतिपूर्ण चुनाव कभी हुआ ही नहीं। तो अब यह है कि अब इन्हीं के लोग बोलते हैं, लेकिन जो शब्द प्रयोग हुआ है कि चुनाव आलोचना करते चेला चपाटी, आप देखिए ये अगर कल किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कहा जाए कि इनके चेला चपाटी अमित शाह के प्रधानमंत्री के, कितने मतलब गिरे हुए निम्न स्तर के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। आप कल्पना करिए। अरे भाई सुनिए, आपकी पार्टी बंगाल में अगर नहीं है तो बीजेपी के आने के पहले से नहीं है, तमिलनाडु में आपकी पार्टी खत्म है तो बीजेपी के आने के पहले से खत्म है। अब क्यों नहीं देख रहे हैं कि इन राज्यों में कहां से आपकी पार्टी पहले थी? बीजेपी के आने के पहले, अब बिहार में खत्म है, यूपी में समाप्त है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप दोष दे रहे हैं। जिस तमिलनाडु में आपकी सरकार होती थी वहां आज एक छोटी पार्टी के रूप में आप लड़ते हैं। बंगाल में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहता। देखिए ये जो चुनाव आज घोषणा हुई है, करीब 17 करोड़ 40 लाख मतदाता इसमें है, 824 विधानसभा सीटें। अरे भाई तो शांति नहीं होंगे, 824 विधानसभा सीटें होंगी, आवाज कम कर दीजिए। 824 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग के लिए जैसा आपने कहा है, वैसे तो सभी राज्य चैलेंज होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल इसलिए चैलेंज है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो चाहिए है, कानून व्यवस्था से लेके न्यायाधीश के खिलाफ बोलना, न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोलना, वो सब वो कर रही हैं। और उसमें चुनाव आयोग पर अविश्वास पैदा किया है, जगह जगह चुनाव आयोग के विरुद्ध वातावरण बनाया हुआ है। उसमें कोई हिंसा भी हो सकती है। चुनाव आयोग के जो लोग अगर जाते हैं चुनाव अधिकारी, तो वो एक वातावरण वहां बहुत तनाव और आतंक का है। उसमें कैसे ये सफलता प्राप्त करेंगे? क्योंकि मैंने पहले फेज में भी कहा है
कि बंगाल में अब चुनाव के दिन डायरेक्ट हिंसा की जो पूरी प्रवृत्ति थी वो लगभग रुक चुकी है। चुनाव के बाद हिंसा होती है, चुनाव के पहले रात तक जो हिंसा है वो हो जाया करती है। इसमें चुनाव आयोग का बहुत बस नहीं होता है, वो प्रशासन के जिम्मे आ जाता है। ठीक ठीक, एक सेकंड जगदीश जी, आप लगातार बोलेंगे, आपकी एनर्जी लूज होगी, फिर एनर्जी ड्रिंक आपको लेनी पड़ेगी। तो सर जब आपकी बारी आती है तो बोलिए, जब मैं आपके पास आता हूं तो बोलिए, जब मैं आपसे पूछता हूं तो बोलिए सर। भाई नहीं, मैं जगदीश जी इसलिए कह रहा हूं, इससे क्या होता है ना कि पूरा पैनल डिस्टर्ब होता है सर, और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग लड़ते हैं तो लोग खुश होकर देखते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग जब अच्छा बोलते हैं तो लोग खुश होकर नहीं, हम लड़ने वाली विचारधारा हमारी है ही नहीं। तो जगदीश जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई, लड़ने वाली है ही नहीं, अपनी बात रखने की। ठीक है जगदीश जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बाकी मेहमानों के पास एक बार जाकर मैं सबसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी। राजेश चौधरी जी, अभी चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान ही किया है, 2 आरोप तो आप लोगों पर लगने शुरू हो गए, जो विपक्षी पार्टियां, आपकी विरोधी पार्टियां, उनके द्वारा। एक कि आप लोगों ने जानबूझकर 1 तारीख में यानी कि 9 अप्रैल को 3 राज्यों के चुनाव करा लिए ताकि आप फ्री हो जाएं और वहां पर दंगा फसाद करवा पाए पश्चिम बंगाल में। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने अपने हिसाब से इस पूरे चुनाव को मैनेज और ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश की है। जहां साहब देखिए, चुनाव आयोग ये तय करता है किस राज्य में किस तारीख में चुनाव होगा, न ये सरकार करती है, ना कोई राजनीतिक दल करता है। और चुनाव आयोग समय समय पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुला करके उनकी सलाह मशविरा करता है। और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता किस ढंग से बोल रहे थे, ये तो अपनी हार पहले ही मान करके बैठे हैं, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व है ही नहीं। एक आध राज्य बताया उत्तर प्रदेश देश के अंदर जहां थोड़ी बहुत कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही है। कांग्रेस तो विलुप्त प्राणी की तरह, डायनासोर की तरह नजर आएगी कुछ दिन बाद। और आज इसकी आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहां तो अराजकता थी। अच्छी बात ये हो गई है कि आज शासन प्रशासन व्यवस्था चली जाएगी निर्वाचन आयोग के हाथ में, तो वहां कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। नहीं तो तानाशाही है वहां, लोकतंत्र की हत्या लगातार किसी ने की है। तो उस महिला का नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जिस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम करती है, गर्दनें कटवाने का काम करती हैं, हाथ पैर कटवाने का काम करती हैं, महिलाओं से बलात्कार करवाने का काम करती हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश और दुनिया जानती है। पर वहां की जनता अजिज आ चुकी है, वहां की जनता तंग हो गई है उस भ्रष्टाचार से, उस अराजकता से, शासन की उस गुंडागर्दी से। जब सरकार में बैठे हुए लोग गुंडागर्दी करेंगे, जब थाना प्रशासन चलाने वाले लोग अराजकता करेंगे, थोड़ा कम है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पिछली बार के मुकाबले इस बार सिर्फ 2 ही चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। यानी कि चुनाव आयोग को भी पिछली बार लग रहा था, क्योंकि हम लोग जब बात करते थे पिछले चुनाव में, तो ये कहा जा रहा था कि चुनाव 8 चरणों में इसलिए क्योंकि अलग अलग हिस्से में पूरे पश्चिम बंगाल को बांटकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जा सके, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा सके, इसलिए 8 चरणों में चुनाव हुए। विद्याधर जी देखिए, न तो किसी सुरक्षा बल की कमी इस देश के अंदर है, न देश के अंदर किसी ताकत की किसी प्रकार की कमी है। अराजकता करने वालों से निपटना चुनाव आयोग जानता है। और जहां तक मैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र जगदीश जी को सुन रहा था, राहुल गांधी ने एक अभियान चला रखा है कि देश में लोकतंत्र कैसे खत्म किया जाए, लोकतंत्र पर जो भरोसा देश की जनता का है वो भरोसा कैसे टूटे। आपने देखा लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, गिर गए। अब अविश्वास लेके आ रहे हैं निर्वाचन आयोग के खिलाफ, आप बोलेंगे न्यायपालिका के खिलाफ, आप देश के थल सेना अध्यक्ष सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहेंगे, किसको छोड़ेंगे भाई? मैं पूछना चाहता हूं क्या चाहते हैं जल्दी से। और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो नेपाल के अंदर हुआ, वो श्रीलंका के अंदर हुआ, तो क्या चाहते हो भाई आप? क्या दिशा देना चाहते हो? ठीक है सर, गांधी एनआरकी है, एनआरकी। ओके, जल्दी से क्विक के रूम में आज क्विक रिप्लाई जगदीश शर्मा जी, भरोसा उनका नहीं है। और उसके बाद टीएमसी, क्योंकि राजेश जी ने टीएमसी पर भी सवाल उठाए। भाई चौधरी साहब, इस देश की जनता को मूर्ख मत समझो। देश का लोकतंत्र और संविधान कौन लूट रहा, किसे छिपानी है। मेरे नेता राहुल गांधी ने एक एक वोट पर एक एक जगह पे जाके बता दिया कि कहां कितने। आज अभी चुनाव इतना आंकड़ा दिया, देख ले चुनाव के बाद
5 लाख वोट बड़ी मिलेंगी, ये कहां से आ जाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा आप लोगों के पास। महाराष्ट्र में चुनाव 5 लाख वोट बड़ी, कोई जवाब तो नहीं। कर्नाटक की सरकार से इस्तीफा दिलवाइए ना, कोई जांच कर सकता है, जांच करेगा तो सीबीआई बैठी है। सबसे पहले कर्नाटक के मैं बता रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं, इस लोकतंत्र और संविधान को जिस लोकसभा अध्यक्ष की आप बात कर रहे हो, वो स्टीम फाइल नाम लेती बिलबिला जाता है, वो स्टीम फाइल का नाम लेती बिलबिला जाता है। नहीं 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 नहीं, जिस लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हो, जितने कानून आपने बनाए 14 साल में, सारे वन वे बनाए, विपक्ष को बाहर बैठा कर बनाए, विपक्ष को सस्पेंड करके बनाए, विपक्ष बाहर चला गया कि चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई ना हो। और कड़वा नहीं, कानून भी ऐसे बनाए कि चुनाव आयोग तुम चोरी करो, तुम पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। राजेश चौधरी एक सेकंड रुकिए, राजेश चौधरी एक कानून आपने बनाए। जगदीश जी, हमें फालतू की बातें नहीं, बड़े दुख की बात है, सिर्फ फालतू की बातें नहीं जगदीश जी, ये हवाबाजी नहीं। ऐसा भी बना बताइए, कानून बताइए कि चुनाव आयोग के लिए ऐसा कौन सा कानून बना दिया, अरे देश की संसद ने चुनाव आयोग के लिए ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिससे चुनाव आयोग मनमानी करे, एक पार्टी को जिता एक पार्टी को, एक कानून बताइए, बना दिया, बताइए क्या आप कितनी चोरी करो, कौन सा कानून, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन सा कानून है सर, बताइए ना। ये चुनाव के ऊपर बना दिया क्या? अरे बताइए तो सही, कौन सा कानून है? आप पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। इसी संसद में, पिछली संसद में बनाया और खूब शोर मचा, आप तो बोल भी नहीं पाए भाई। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, आपको एक संवैधानिक संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था पर विश्वास नहीं है, तो आपको संसद पर विश्वास नहीं है, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं जब कोई कानून बन रहा होता है। भी बता दूंगा, रात में 2 बजे जब देश की संसद चल रही होती है तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं और फिर रोएंगे जगदीश जी। उन्होंने पास करा है, चुनाव शुरू होता है आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। बिनोय जी अगली डिबेट में वो भी ला दूंगा। ठीक है, लेके आइए। ठीक है जगदीश जी। बिनोय सिंह जी, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए, है ना। आप लोग लगातार चुनाव आयोग पर और एसआईआर पर सवाल उठाते रहे। एक संकेत मुझे एक पत्रकार होने के नाते जो पश्चिम बंगाल से मिल रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार चुनाव आयोग को लगा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना थोड़ा आसान है, इसलिए 2 चरणों में मुझे लगता है कि चुनाव रखा गया है। आप लोगों को लग रहा है कि ये चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, जो तारीखें आई हैं, वो सब एकदम बढ़िया है? इससे भी कोई शिकायत है क्या आप लोगों को? देखिए, न सवाल एसआईआर पे है, न सवाल इलेक्शन कमीशन पे है, सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे है। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जितना भारतीय जनता पार्टी कहती है उतना ही निर्वाचन आयोग कार्य को करता है। मंशा जो है, संदेह जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे है। कैसे पिछली बार चुनाव कैसे जीत गए? पिछले सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी, अरे सारे चुनाव छोड़िए ना, 2021 का चुनाव कैसे जीते थे? तब भी यही चुनाव आयोग था, यही सरकार थी केंद्र में, यही मोदी थे, यही अमित शाह थे। और बिनोय जी, अब ज्यादा दफा में, सबसे ज्यादा चरण में चुनाव करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सफल जब नहीं हुई है तो इस बार प्रयोग कर रही है कि 2 चरण में चुनाव करके। पिछली बार आप लोग कह रहे थे कि इन्होंने जानबूझकर 8 चरणों में चुनाव रखवाया है चुनाव आयोग को कहकर कि प्राइम मिनिस्टर इधर चुनाव होता है उधर प्रचार करते हैं। दूसरी बात, बीजेपी उसका फायदा उठा सके। सर, चित भी मेरी पट भी मेरी, तब भी और पिछली बार भी आप लोग, पिछली बार भी बिनोय जी आप लोग मतलब पानी पी पी कर कोस रहे थे चुनाव आयोग को। हम तो कह रहे हैं बीजेपी और केंद्र सरकार को आप लोग कोस रहे थे, ठीक है वो बनता है, लेकिन चुनाव आयोग को भी कोस रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी को जिता देती है। इस समय महाभियोग का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में पहली बार भारत के इतिहास में मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आया। ये कह रहे हैं कि हमको चुनाव आयोग से समस्या नहीं है, भाजपा से समस्या है। आप सोचिए कि चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने किस रणनीति से लाया होगा। जाहिर है कि एक भय, एक दबाव इनके पैदा करने के लिए, और आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए चुनाव आयोग के जिम्मेवार ठहराया जाए। एक बहुत बड़ा इशू इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव मिलाकर एक बात समझ में आ रही है, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग वक्ताओं की बातों को सुनकर और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो टीएमसी की तरफ से जो लाया जा रहा है। बिनोय जी एक सेकंड रुकिए ना सर, बिनोय सिंह जी
बिनोय जी, हम लोगों की आवाज भी आप लोग को आती, आपको आती है कि नहीं आती है? कि सिर्फ आप बोलते हैं, आपको अपनी आवाज ही सुनाई देती है? इधर भी बाकी कुछ लोग हैं पैनल में बिनोय जी। ये बिहार में शराबबंदी अब फिर है, बिहार चले गए। मगर ब्लैक। अरे मेरी आवाज आ रही है बिनोय जी? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना आवाज? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे मेरी आवाज भी आपको जा रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं सर, जो बाकी लोग बोलने लगते हैं तो थोड़ा सा सुन भी लीजिए। आप लगातार बोलते चले जाते हैं तो सर। बाकी लोगों को तो आप लोग ज्यादा समय दे रहे हैं। हम लोगों को भी आप ज्यादा समय दीजिए। हमारी भी पूरी बात आप कृपा कितनी करके देर बोलना सुनने का चाहते हैं? कष्ट उठाइए। कितनी देर? आप लोग जो भ्रष्टाचार का एक नमूना मैं दे रहा हूं। अभी किसी ने नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। अभी इस डिस्कशन में तो नहीं कहा किसी ने। तो वह ब्लैक से बिहार में शराब का बिक्री होना और उसका पैसा जो ऊपर तक जाता है सरकार में, इससे भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब आप खुद ही भ्रष्टाचार को ले आए अभी हैं इस डिबेट में, और मुझे लग रहा है कि चुनाव में बीजेपी या दूसरी पार्टियां लाएगी, आप उसको यहां ले आए। एक मिनट रुकिए, आप एक सेकंड रुक जाइए बिनोय जी। केंद्र सरकार के कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? अरे एक सवाल पूछा अवधेश जी ने, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे बताइए बिनोय जी? टाइम दे रहा हूं तो टाइम खराब कर रहे हैं। एकदम लाइन पर रहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बिनोय जी, अवधेश जी ने कहा कि भाई एक तरफ आप लोग प्रस्ताव ला रहे हैं मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग से दिक्कत नहीं है, आपको सिस्टम से दिक्कत नहीं है, आपको सरकार से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है। चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों ने जिन बातों को रखा है, उन सारी बातों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को जायज ठहराया। क्या रखा है भाई? चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अगर आप उन लोगों ने कुछ बातें रखी हैं तो वो चुनाव से जुड़ी हुई होंगी ना सर। और अभी चुनाव है पश्चिम बंगाल में। कमीशन को निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं दे रही है। मतलब ये तो गजब की बात हो गई कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत है, अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, मुझे अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत है, मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर सर, अगर अवधेश जी बोल रहे हैं उनकी बातों से आपको दिक्कत है तो आप सीधे सीधे कहिए ना, आप महाभियोग अवधेश जी के खिलाफ ले आइए और कहिए कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो हमने कोर्ट में पहुंचा दिया, हमने थाने में पहुंचा दिया, हमने संसद में पहुंचा दिया। कुल मिलाकर बात ऐसी समझ में आती है। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल पहले सांसद गए थे, ममता बनर्जी के साथ गए थे, उन्होंने चुनाव आयोग के कार्यालय में क्या किया व्यवहार, कैसे तू मैं करके वहां धमकी दी है कि चुनाव आयोग कहना पड़ा कि हमको डराइए मत। पश्चिम बंगाल में भी अभी चुनाव आयोग गया था तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी थी, और वहां चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि आप भय का वातावरण सरकार ना पैदा करे। ये स्थिति पहली बार हो रही है भारत में कि आप पार्लियामेंट में ला करके, आप सोचिए कि इस बीच अभी पार्लियामेंट चल रहा है, चुनाव की घोषणा हो गई, नहीं इस सिचुएशन को आप जरा कल्पना करिए कि यहाँ अगर वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है और बहस शुरू होती है, और दूसरी ओर चुनाव आयोग वहां जाकर के चुनाव का ऐलान कर चुका है, चुनाव आयोग कराता है, तो क्या माहौल देश में बनेगा? ये इस समय पहली बार ऐसा बना है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को इस सीमा तक कटघरे में खड़ा किया है और खुलेआम लड़ाई लड़ रही है। किसी संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था पर विश्वास नहीं है सर। बिनोय जी, स्वतंत्रता के बाद भाई थोड़ा बिनोय जी की आवाज को कम कर दीजिए। बिनोय जी, आप लगातार बोल रहे हैं, आप शिकायत विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिएगा कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते ही जाएंगे, सुनेंगे नहीं, तो सर डिबेट ऐसे नहीं होती है, बात ऐसे नहीं होती। रुक जाइए अब थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, मैं फिर लौट कर आऊं। रोहित जी भाई, एक तरफ आप कहेंगे कि हमें संवैधानिक संस्था, उस संवैधानिक संस्था का जो प्रमुख है उस पर विश्वास नहीं है, उसके खिलाफ आप प्रस्ताव लेकर आएंगे, उसके खिलाफ आप शिकायत करेंगे, और फिर आप चुनाव में जाएंगे, लेकिन रोएंगे तब तक जब तक जीत नहीं जाएंगे। जीत जाएंगे तो कहेंगे कि सब बढ़िया था, और हार जाएंगे तो कहेंगे कि बीजेपी के एजेंट है। ऐसा है झा जी, पहले तो आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके शो में जिन लोगों का एनर्जी गिर रहा है, इनको बिहारी रस पिलवाइए, सतुआ। अभी हम पी रहे थे अपना एनर्जी टाइट करने के लिए। अब आइए चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग, माननीय न्यायपालिका,
यह सब ऐसी संस्थाएं हैं जो निरपेक्ष हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो वास्तविकता में संविधान के अंदर जो शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय गलत तरीके से इंपोज किया, बाबा साहब अंबेडकर के लिखित संविधान में जबरदस्ती उसको घुसाया, सेकुलर, ये दोनों संस्थाएं इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रों से और विपक्ष में बैठे सभी सम्मानित, मूर्छित, रिजेक्टेड, मिसगाइडेड मिसाइल राजनेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, टीएन शेषन साहब का सम्मान मैं बहुत करता हूं, लेकिन टीएन शेषन साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए तो मैडम सोनिया के आदेश पर गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े। भारत के एक और मुख्य चुनाव आयुक्त थे एमएस गिल साहब, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम रहा। रिटायरमेंट के बाद मौनी बाबा के रूप में जिनको मैडम सोनिया ने प्रतिष्ठित किया, देश और दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, स्वर्गीय श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार और बाद में शायद कैबिनेट मंत्री भी बने। तो जरा पूछिए इन दपोर संखी मूर्खिस्तान के प्रतिनिधियों से जो विपक्ष में बैठे हैं कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री के पद पर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए भारत महतारी का वीर सपूत जननायक नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या राष्ट्रपति नामित सदन का सदस्य बना है क्या? तो किस हैसियत से ये लोग मुझे लग रहा है मोदी जी की सरकार में भारतीय चुनाव आयोग के निष्पक्षता के ऊपर, सुनिए ना, रोहित लाल चंदन मिल अरे जवाब तो दे रहे हैं, हम तो जवाब तो दे दिए। भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जवाब दे दिए। सुनिए ना झा जी, 10 सेकंड सवाल पूछिए, उसका जवाब ले लीजिए। झा जी 10 सेकंड। अच्छा बोलिए 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 बोलिए। झा जी 10 सेकंड। झा जी 10 सेकंड। ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये राहुल गांधी का चरण चुंबन करें। ममता बानो चुनाव हारने जा रही है। ममता बानो के पापों का प्रभाव इतना बढ़ गया है। आदिवासी समाज की प्रतिनिधि, गरीबों की संरक्षिका, अंबेडकर जी के संविधान की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू का अपमान बंगाल में हुआ। अगर किसी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ ममता बानो के गलत पापों का शब्दों पिंडदान का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों से संबोधित करते हैं, तो मैं उसको नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूं। गलत है, जो गलत है वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि आप फिर इसके लिए तैयार रहिए कि अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरा भी बोलेगा, फिर मैं भी नहीं रोकूंगा किसी को। रोहित जी, आप उर्दू का अपमान कर रहे हैं। झा जी आप उर्दू का अपमान कर रहे हैं। रावण को से बचना है, सम्मानित महिला होता है। मुसलमान जो रावण के विभीषण है, रावण को इन्हीं से बचना है। बानो की जगह देवी क्यों नहीं बोल दिया ममता बानो को परहेज, ये नहीं चलेगा। देवी भी बोल सकते थे। बानो उर्दू में सम्मानित शब्द है। तो देवी क्यों नहीं बोला? आप उर्दू के पीछे क्यों पड़े? हिंदी छोड़कर उर्दू के पीछे क्यों जा रहे हैं? मुसलमान का वोट चाहिए और उर्दू के अल्फाज से आपत्ति है। अरे भाई, बताइए अवधेश कुमार जी, आप भी पत्रकार हैं। जगदीश जी फिर बिनोय सिंह जी, जगदीश जी फिर बिनोय सिंह। ये जो चेतना मंच का ठेकेदार है, मोदी जी का जो दलाल है, इसको जवाब मैं दूंगा। देखिए फिर भाई 2 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है, राजेश जी, राजेश चौधरी की आवाज को खोलिए। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके गाली दी है। पहले इनको बाहर करिए डिबेट से। इन्होंने गाली दी, आपने सुना? नहीं सुना होगा। इन्होंने गाली दी है यहाँ बैठ करके, सब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम डिबेट नहीं करना चाहेंगे। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे मैंने बंद करा दिया है। राजेश जी एक सेकंड, अभद्र भाषा राजेश जी, जो असभ्य हो, उनका उससे हम ऑडियो डिबेट करना चाहेंगे। उनका ऑडियो बंद है, उनका ऑडियो बंद है। होगा। आप अपनी बात कहिए राजेश जी, उनका ऑडियो बंद है। जिस तरह से ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस तो हमेशा लोकतंत्र की हत्यारी रही है। और मैं टीएमसी के अपने प्रवक्ता मित्र जो भी उनको सुन रहा था, ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव का तय कर रही है डेट, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, और अविश्वास ला रहे हैं निर्वाचन आयोग के खिलाफ, महाभियोग ला रहे हैं निर्वाचन आयोग के खिलाफ। भाई दोगलापंथी की पराकाष्ठा है ये तो डबलिंग की पराकाष्ठा है। अरे फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करिए ना। और देखिए जिस तरह से, सुनिए, अब आपकी बारी आए तब जवाब दीजिएगा। जब आपकी बारी आए जवाब दीजिएगा। और जिस तरह से भ्रष्टाचार ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कटमनी चलती है वहां, कटमनी, कोई काम नहीं हो सकता, कोई खोमचा भी नहीं लगा सकता, मजदूरी भी नहीं कर सकता, कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता।
कोई उद्योग धंधे नहीं लगा सकता जब तक कटमनी नहीं चली जाएगी ममता बनर्जी की पार्टी को। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण कहीं है तो वो बंगाल के अंदर ही है। राजेश जी, ये बताइए ना कि अब तो तैयारी लगभग आप लोगों की भी पूरी हो गई होगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैं और अवधेश जी हम लोग पश्चिम बंगाल में 3-4 दिन तक थे, तो वहां लग रहा था कि माहौल चुनाव का शुरू हो गया है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितनी सीटें इस बार आप लोग जीतने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर अराजकता समाप्त होगी, जंगल राज, महाजंगल राज समाप्त होगा, वहां पे कानून का राज स्थापित होगा। जिस तरह से योगी जी का शासन आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक पूरी दुनिया के अंदर मॉडल है, वो मॉडल वहां स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचारियों को फाड़ के फेंकेगी। और ओवैसी फैक्टर और बाबरी मस्जिद फैक्टर है कि नहीं है, आपकी पार्टी क्या मानती है? देखिए, जो भी फैक्टर होगा ये लोग जाने, पर वहां की जनता तो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, मोदी जी को चाहती है। वो चाहती है मोदी जी की पार्टी की सरकार बने। कैसे पता आपको? पर भी विकास चुनाव ही नहीं हुआ। जो पश्चिम बंगाल पहले होता था उस तरह का हो, जो कलकत्ता आर्थिक राजधानी किसी समय पे देश की हुआ करता था, दोबारा वो बने। जिस तरह से पहले कम्युनिस्टों ने बर्बाद किया पश्चिम बंगाल को, अभी ममता बनर्जी बर्बाद कर रही है, उससे आगे जा चुके हैं लोग, तंग आ गए लोग। आप देखिएगा किस तरह से वहां परिवर्तन होता है, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। ठीक ठीक, बिनोय जी, यह जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया होना यहाँ से शुरुआत होगा। चुनाव बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दोगलापन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन और अन्य संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है, और झूठ मूठ का पिटारा बजाया जा रहा है सारे देश में। सारे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। न देश में रोजगार है, न देश में व्यापार है, न देश में कोई विकास है, और आत्मनिर्भर के नाम पर एक छोटा सा जब युद्ध लगा है तो गैस सिलेंडर के लिए सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, अवधेश जी, झूठ मूठ के आडंबर वाली सरकार से पश्चिम बंगाल से वामपंथ को हटाने में करीब 34 वर्ष लगे हैं। जो वहां का वो बिल्कुल एक चुनाव, तो मतलब पश्चिम बंगाल पहले भी ऐसा राज्य था जहां चुनाव नहीं होता है। तो ममता बनर्जी को हटाना इतना आसान नहीं है। लोग पूरा परिवर्तन चाहते हैं, दिखाई दे रहा है बदलाव हो, लेकिन जो वहां की साइलेंट रिगिंग है और जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट जगह जगह पैदा हो गया है कि रोड बनाने से लेकर के एक सरकारी पेंट दीवालों पर पेंट करने में वो इतना बड़ा वर्ग है कि वो चुनाव में उसको जिताने के लिए जीने मरने के लिए तैयार है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि एक ही पार्टी है, अगर उस रूप में ये लड़ने मरने को तैयार होते हैं तो बदलाव होगा। अगर लड़ने मरने की वो तैयारी नहीं होगी तो फिर वही समस्या पैदा होगी। लेकिन देखिए, जो बीजेपी जो अगर फिर इस बार टीएमसी से लाए हुए उम्मीदवारों को वहां टिकट देती है, जो पिछली बार वो परिणाम आए थे, जिसको लेकर पार्टी के अंदर काफी विरोध होता है, और उसके कारण बीजेपी करीब करीब पिछली बार मेरा मानना था कि 112-13 सीटें बीजेपी को कम से कम आ सकती थी। वो जो करीब 35 सीटें, 36-40 सीटें जो बीजेपी की गई थी केवल और तृणमूल से उम्मीदवार लाने के कारण, तो उसमें अगर सचेत रहते हैं तो लोग तो चाह रहे हैं कि इस बार एक समस्या ये है कि टीएमसी का जो कैडर है वो लेफ्ट वाला ही है, यानी कि वही ट्रांसफर हुआ था।